हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पर। देखिए, आज हम बात करेंगे जीव जनन कैसे करते हैं, कक्षा 10 का, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस चैप्टर के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों के हम उत्तर सहित देखेंगे, जो कि 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इस चैप्टर में जितने भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी के क्वेश्चन आंसर हम देखेंगे। अध्याय 3 है कक्षा 10 का, साइंस का ही जो तीसरा चैप्टर है वो जीव जनन कैसे करते हैं। इस चैप्टर के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी को हम देखेंगे, पाठ के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। तो हम सबसे पहले बिना किसी देरी करते हुए हम अपने मुद्दे की ओर पहुँचते हैं, अपने टॉपिक की ओर पहुँचते हैं। तो अगर आप लोग चैनल में नए लोग हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो चलिए बिना देरी करते हुए हम अपने बढ़ते हैं। तो इस चैप्टर में बहुविकल्पीय प्रश्नों की बात करेंगे, दीर्घोत्तरीय प्रश्नों की बात करेंगे, लघुत्तरीय प्रश्नों की बात करेंगे। तो देखिए, पहला हमारा जो बहुविकल्पीय प्रश्न क्या है, निम्न में से कौन से पौधे में पुष्प एक लिंगी होते हैं। मतलब इन ऑप्शन में जो दिए गए हैं इनमें से कौन से ऐसे पौधे के पुष्प जो होते हैं वो एक लिंगी होते हैं। पपीता का होता है कि सरसों का होता है कि हिबिस्कस अर्थात गुड़हल का होता है कि मटर का होता है। तो आपको मैं बता दूं, जो पौधे होते हैं जिसमें एक लिंगी पुष्प होता है वो किसका होता है, पपीता का होता है। क्योंकि सरसों में जानते हो कि दो बीजपत्री होते हैं, वो सॉरी द्विलिंगी होते हैं और दो बीजपत्री भी होते हैं। हिबिस्कस जो है गुड़हल, इसमें तो चारों भाग पाए जाते हैं पुष्प के, जितने जैसे जायांग हो गया, पुमंग हो गया, स्त्री केसर जिसको बोलते हैं, स्त्री केसर, पुंकेसर और दलपंखुड़ी, बादल, ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं। तो जानते हो कि ये तो भाई द्विलिंगी है, तो द्विलिंगी पुष्प इसमें होंगे भाई, सीधी सी बात। मटर भी दो द्विलिंगी है, तो एक लिंगी क्या होता है, पपीता। तो पपीता वाला जो हमारा ऑप्शन है वो एकदम हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं हम इसी प्रकार अपने अगले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। देखिए, जितने भी इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी केवल उतने ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए गए हैं, बाकी कोई ऐसे प्रश्न नहीं लिए गए जो कि 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। तो अगला जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न क्या है, मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है। मुकुलन के द्वारा अलैंगिक जनन किस जीव में होता है, अमीबा में होता है कि प्लाज्मोडियम में होता है कि ईस्ट में होता है कि लीशमानिया में होता है। तो देखो, अमीबा में जो होता है वो द्विखंडन होता है, प्लाज्मोडियम में आप जानते हो कि बीजाणु जनन होता है, और जो ईस्ट हमारा होता है वो ईस्ट क्या होता है, किस में होता है, ईस्ट में मुकुलन की प्रक्रिया के द्वारा होता है। अलैंगिक जनन जो होता है मतलब वो किसके द्वारा होता है, ईस्ट में, मतलब होता है मुकुलन अलैंगिक जनन। तो हमारा जो सी नंबर ऑप्शन है वो एकदम करेक्ट हो जाएगा। अगले हम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इसी प्रकार वीडियो को लास्ट तक देखिएगा दोस्तों, ये आपकी वीडियो बहुत ही काम आने वाली है, जो कि 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, अगला हमारा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न क्या है कि निम्न में से कौन सा मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। तो इस प्रकार के प्रश्न जरूर आपसे पूछे जाते हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको ये ध्यान रखिएगा, जरूर पूरा प्रश्न पढ़िएगा, नहीं भाग है इस पर ये मत समझिएगा, भाग नहीं है, देखिए समझिएगा कि अंडाशय कि शुक्रवाहिनी कि गर्भाशय कि अंडावाहिनी। तो इसमें से ऐसा कौन सा भाग है जो मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। तो अंडाशय है कि शुक्रवाहिनी है कि गर्भाशय है कि अंड। तो अंडवाहिनी तो जानते हो कि अंडाणु को वहन करती है, जो कि मादा जनन तंत्र का भाग है। गर्भाशय भी उन्हीं का भाग है और अंडाशय भी उसी का। जो शुक्रवाहिनियाँ होती है वो शुक्राणु का वहन करती है, तो शुक्रवाहिनी नर जनन तंत्र भी होता है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। आगे इसी प्रकार हम बढ़ते हैं बिना देरी करते हुए। अगला हमारा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्न क्या है कि निम्न में से कौन परागकोश में पाया जाता है। इनमें से ऐसा कौन सा चीज़ है या ऐसा कौन सा भाग है जो परागकोश में पाया जाता है। बाह्यदल पाया जाता है कि अंडाशय पाया जाता है कि परागकण पाया जाता है कि बीजांड पाया जाता है। तो आपको दोस्तों बताइए, अगर आपको इसमें से जो भी प्रश्न आते हैं उसका कमेंट करते रहिए बिना देरी करते हुए। देखिए, बाह्यदल तो पुष्प का भाग होता है, अंडाशय भी पुष्प का भाग ही होता है। बीजांड जो होता है वो पुष्प के जायांग के अंदर का ही भाग होता है। जो परागकण होता है वो पराग कोश में ही जानते पाया जाता है। ये पुमंग के अर्थात पुष्प के नर जनन अंग में का भाग है, और ये नर युग्मक होता है परागकण। तो परागकण क्या है, परागकोश में पाया जाता है। ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे इस प्रकार हम बढ़ते हैं अपने इंपॉर्टेंट प्रश्नों की ओर। जितने भी हमारे इससे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं हम उन प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। देखिए, इसमें पूछा क्या गया है कि जो हमारा इंपॉर्टेंट प्रश्न है वो क्या है। अब अगला जो हमारा है, अब उसमें जो भी पूछा गया है इसको हम बढ़ते हैं आगे। और देखिए, अगला जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न क्या है, नर जननांग से संबंधित ग्रंथि है। इसमें से ऐसे कौन सी ग्रंथि है जो नर जननांग से संबंधित है। तो एपिडिडाइमिस ग्रंथि है कि एड्रीनल ग्रंथि है कि प्रोटेस्ट ग्रंथि है कि ग्नाशय ग्रंथि है। तो आपको मैं बता दूं, जो प्रोटेस्ट ग्रंथि होती है वो क्या होती है, नर जननांग से संबंधित होती है। जो कि एड्रीनल ग्रंथि होती है वो क्या होती है, किडनी से संबंधित होती है। तो जो प्रोटेस्ट ग्रंथि होती है वो क्या नर जननांग से संबंधित होती है। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो
बी नंबर हो जाएगा। आगे इसी प्रकार हम बढ़ते हैं। तो अगर आप किसी भी, हमने पहले भी कहा कि आप किसी भी क्वेश्चन के आंसर आते हैं तो आप कमेंट करते रहिए, देखते हैं किसका पहले आपका कमेंट आता है। तो देखिए हमारा जो अगला मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न क्या है कि पुष्प में कितने भाग होते हैं। तो पुष्प में 3 भाग होता है, कि 4 भाग होते हैं, कि 5 भाग होते हैं, कि 6 भाग होते हैं। अब आपको बताना है कि पुष्प के भाग होते हुए कितने होते हैं। तो आपको मैं बता दूं, जो हमारा पुष्प के भाग होते हैं वो कितने होते हैं, 4 होते हैं। हमारा सी नंबर हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। आगे इसी प्रकार हम बढ़ते हैं बिना देरी करते हुए। तो लाइक करिएगा दोस्तों, शेयर करिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर करिएगा। चलिए देखते हैं हम अपनी ओर आगे बढ़ते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए अगला जो हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न क्या है बहुकल्पी, मानव भ्रूण किससे भोजन प्राप्त करता है। जो मानव में भ्रूण होता है वो किससे भोजन प्राप्त करता है। अंडाशय से, अपरा या प्लासेंटा से, मतलब अपरा को प्लासेंटा भी कहते हैं इंग्लिश में, वृक्क से, या फैलोपियन नलिका से। देखिए जो मानव में जब गर्भ में बच्चा होता है तो उसे भ्रूण कहा जाता है, जानते हो। तो मानव जो भ्रूण होता है वो क्या होता है, अपरा में होता है। अपरा से ही वो क्या होता है, माता के द्वारा जितने भी पोषक पदार्थ होते हैं उसको ग्रहण करता है और अपने उत्सर्जी पदार्थों को माता के उत्सर्जी अंगों के द्वारा उत्सर्जित करता है, बाहर निकालता है। तो अपरा क्या होता है, जो प्लासेंटा हो, तो उसी में मानव भ्रूण जो होता है उसी से भोजन का अपना भोजन प्राप्त करता है, पाप करने वाला पोषण प्राप्त करता है, तो उत्सर्जित करता है उत्सर्जित पदार्थों को। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सी नंबर अपरा, प्लासेंटा। मानव भ्रूण किससे भोजन प्राप्त करता है, अपरा अर्थात प्लासेंटा से। आगे बढ़ते हैं हम इसी प्रकार। देखिए जितने भी इसमें बहुविकल्पी प्रश्न बताए गए सारे ही बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप ये बार बार हम लिखें कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है तो ये समय लग जाएगा, तो जानते हो आप लोग। तो जितने भी इंपॉर्टेंट है उतने ही इस पर लिखे गए हैं, बताए गए हैं। चलिए आगे देखते हैं। आवृतबीजी पौधों में नर जनन अंग होते हैं। तो आवृतबीजी जो पौधे होते हैं उसमें नर जनन अंग कौन सा होता है, जायांग होता है कि बीजांड होता है कि पुमंग होता है कि परागनलिका होती है। तो जायांग जो होता है वो स्त्री केसर अर्थात स्त्री केसर का ही भाग होता है, और ये होता है मादा जनन अंग, और बीजांड भी मादा जनन अंग का ही भाग है, और जो पराग नलिका होती है वो भी मादा जनन अंग का ही भाग होती। तो पुमंग जो होता है पुंकेसर का भाग होता है, ये क्या होता है, नर जनन अंग होता है। तो हमारा जो बी नंबर और सी नंबर जो ऑप्शन है वो एकदम करेक्ट हो जाएगा। आगे इसी प्रकार हम बढ़ते हैं। जो भी क्वेश्चंस के आपको आंसर आते रहे उसको कमेंट करते रहिएगा। देखिए आगे हम बढ़ते हैं। हमारा जो अगला नंबर है, निम्न में से कौन सा यौन संचरित रोग है। यौन संचरित रोग एसटीडी रोग भी से आपसे पूछा जा सकता है। तो एसटीडी मतलब सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़, इस प्रकार इसका मतलब फुल फॉर्म है। तो देखिएगा निम्न में से ऐसा कौन सा यौन संचरित रोग है। गोनोरिया है, कि HIV है, एड्स जिसको बोलते हैं, सिफिलिस है, ये सभी हैं। तो जानते हो कि जो गोनोरिया है या HIV या एड्स जिसको बोलते हैं या सिफिलिस है, ये सभी क्या होते हैं, एसटीडी रोग होते हैं। एसटीडी रोग का मतलब क्या होता है, यौन संचरित रोग, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ जिसको बोलते हैं। ये यौन संचरित रोग गोनोरिया भी है, HIV भी है जिसको एड्स के नाम से जाना जाता है, और सिफिलिस भी है। तो हमारा जो ऑप्शन होगा सी नंबर, वो डी नंबर जो होगा ये सभी, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, जितने भी देखिए इसमें बहुविकल्पी प्रश्न बताए गए वो सारे इंपॉर्टेंट हैं। आगे बढ़ते हैं इसी प्रकार। आगे हमारा क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो प्रश्न है, मादा जनन नली के किस भाग में सामान्यतः निषेचन होता है। तो मादा जनन नली जो होती है उसमें किस भाग में सामान्यतः निषेचन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, जिसमें अंडाणु और शुक्राणु आपस में मिलते हैं। तो कौन सा ऐसा भाग होता है जिस भाग में हमें मतलब शुक्राणु और अंडाणु मिलते हैं, नर युग्मक और मादा युग्मक मिलते हैं। तो अंडाशय भाग होता है, कि योनि होता है, कि गर्भाशय होता है, कि फैलोपियन नलिका होता है। तो ऐसी कौन सी भाग है जिसमें निषेचन होता है, कहने का मतलब। तो हमारा जो फैलोपियन नलिका होता है वो क्या होता है, वहाँ निषेचन होता है जिसमें अंडाणु और शुक्राणु आपस में मिलते हैं। आगे बढ़ते हैं इसी प्रकार। ये जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए गए आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो अब हम बढ़ते हैं अति लघुत्तरीय प्रश्नों की ओर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जितने भी अति लघुत्तरीय प्रश्न बताए गए सारे सब कुछ आप 1 से 2 बार आप वीडियो को देखोगे तो आसानी से याद हो जाएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बहुत ही आसान तरीके से इसमें बताए गए हैं। चलिए देखिए हम बढ़ते हैं अति लघुत्तरीय प्रश्नों की ओर। देखिए हमारा जो अति लघुत्तरीय पहला प्रश्न है, किन 2 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। इस प्रकार से आपसे जरूर पूछेगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। खंडन, पुनरुद्भवन और मुकुलन, किन्हीं 2 पर इन पर टिप्पणी लिखना है आपको। किन्हीं 2 के बारे में आपको बताना है। तो इसमें से ज़रूर आप पढ़ लीजिए, खंडन, पुनरुद्भवन और मुकुलन, ये तीनों को आप जरूर तैयार कर लीजिए। इसके अकेला ऐसे पूछ सकता है कि खंडन पर आप टिप्पणी लिखिए, पुनरुद्भवन पर आप टिप्पणी लिखिए, मुकुलन पर आप टिप्पणी लिखिए, इस प्रकार से पूछ सकता है। या तो ऐसे ही पूछेगा किन्हीं 2 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।
तो आपको संतुलित टिप्पणी का मतलब सीधी बात इसके बारे में आपको थोड़ा बहुत बताना है, इसके बारे में आपको लिखना है। तो देखिए अब लिखना किस प्रकार है, आपको सबसे पहले जिस प्रकार से ये नंबर दिया है इस प्रकार आप नंबर लिखिएगा। उत्तर में अपने उत्तर भी इसी प्रकार लिखिए, जैसे खंडन, आपको खंडन के बारे में आप लिखता है तो इस प्रकार आप खंडन में हेडिंग डालिए और डैश करते हुए आप इस प्रकार लिखिए। ठीक है, किस प्रकार लिखना आप समझिएगा क्या है। एक कोशिकीय जीवधारी का 2 या 2 से अधिक भाग में पृथक होना, पृथक, ठीक, पृथक हो पुत्री कोशिकाओं में विभाजन खंडन कहलाता है। अर्थात समझिएगा जब कोई एक कोशिकीय जीवधारी 2 या 2 से अधिक भाग में बंट करके संतति का निर्माण करता है, या पुत्री कोशिका, पुत्री मतलब पुत्र अर्थात संतानी कोशिकाओं में विभाजन जो होता है उसको क्या कह दिया जाता है, खंडन कहलाता है। जब एक कोशिकी 2 कोशिकाओं में बंट करके नए जीवों की उत्पत्ति कर देता है तो उसे खंडन कह दिया जाता है। जैसे उदाहरण के रूप में आप देख सकते हो जीवाणु होते हैं, ईस्ट होता है, प्रोटोजोआ होता है, और जैसे अमीबा, पैरामीशियम आदि होते हैं। इस प्रकार से ये हैं। तो आगे हम बढ़ते हैं इसी प्रकार, आशा करते हैं समझ में आया होगा आपको। देखिए इसमें देखते हैं आगे मुकुलन, जो देखिए इसमें मुकुलन दिया है, आप पुनरुत्भवन, तो आप दो को लिखना है तो आप जो चाहे वो लिख सकते हो। तो मुकुलन के बारे में जैसे हम लिखते हैं, मुकुलन के बारे में हमने क्या लिखा, जनन जीवधारी की अतिवृद्धि से नए जीवधारी का निर्माण मुकुलन कहलाता है। कितना आसान है देखो, जनक जीवधारी मतलब जिससे नए कोई जीव बनता है उस जीव से, तो उसकी जब अत्यधिक वृद्धि हो जाती है, उसके साइड में एक मुकुल उभार सा हो जाता है, उससे जब नई संतान की उत्पत्ति हो जाती है तो उस प्रक्रिया को कह दिया जाता है मुकुलन। आशा करता हूँ आपको ये समझ में आएगा। एक बार फिर से अगर सुन लीजिए, जनक जीवधारी की अतिवृद्धि से नए जीवधारी का निर्माण मुकुलन कहलाता है। एकदम आसान है। उदाहरण में आप देखेंगे जैसे हाइड्रा है, साइफा है, इस प्रकार से इसके ये उदाहरण हो गए। तो आगे बढ़ते हैं हम इसी प्रकार। देखिए आगे बढ़ते हैं, हमारा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट अगला प्रश्न क्या है कि जनन स्वास्थ्य पर टिप्पणी लिखिए। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आपको मैं बार बार कह रहा हूँ कि मैं हर बार लिख नहीं रहे हैं कि हर ये इंपॉर्टेंट है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब आपको बताया जा रहा है, बार बार लिखने से कोई ज़रूरी नहीं। तो जितने भी इस पर क्वेश्चन बताए गए सारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो जनन स्वास्थ्य पर टिप्पणी लिखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं फिर से बोल ही दे रहा हूँ कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको जरूर तैयार कर लीजिएगा। देखिए क्या है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक, इसका फुल फॉर्म क्या, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जनन स्वास्थ्य को जनन के भौतिक, भावनात्मक, व्यवहारात्मक तथा सामाजिक पहलुओं को कल्याण के रूप में परिभाषित किया है। जो विश्व जनन स्वास्थ्य को विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने किस प्रकार से संबोधित किया है या किस प्रकार से परिभाषित किया है, किस प्रकार से जनन स्वास्थ्य को जनन के भौतिक, भावनात्मक, व्यवहारात्मक तथा सामाजिक पहलुओं के कल्याण के रूप में परिभाषित किया है। जैसे आगे देखिएगा, सामान्यतः एक समाज को जननिक रूप से स्वस्थ तब माना जाएगा जब मनुष्य में भौतिक तथा क्रियात्मक रूप से सामान्य जननांग हो, अर्थात स्त्री और पुरुषों की संख्या अर्थात लड़की व लड़कों की संख्या बराबर हो, जिसको कहा गया है, और उनके मध्य लिंग संलग्न में सामान्य भावनाएं हों, अर्थात उनके मध्य जो भी भावनाएं होती हैं कि लड़के और लड़कियों को समान अधिकार मिले जाएं, इस प्रकार की जो भी सारी भावनाएं होती हैं वो समान हों, तभी एक स्वस्थ समाज माना जाता है, एक जनन स्वास्थ्य माना जाता है। तो समझ में आया होगा। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आप इसको आसानी से याद कर लीजिएगा ताकि आप परीक्षा में अच्छा लिख सकें और अच्छे नंबरों से पास हो सकें। आगे बढ़ते हैं हम इसी तरह। देखिए जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, हर बार की तरह हम इस बार भी आपको कुछ प्रश्न आपको अपने से करने के लिए होमवर्क देंगे, तो आप करिएगा, इसको जरूर तैयार कर लीजिए। देखिए जितने भी इस पर आपको होमवर्क दिए गए हैं सारे ही प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर की ये कोई जान है, मुख्य निचोड़ है, तो इसको आप जरूर तैयार करिए। देखिए सबसे हमारा जो पहला आपको होमवर्क है, परागण किसे कहते हैं, स्वपरागण एवं परपरागण को परिभाषित कीजिए। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस चैप्टर में ये जरूर पूछे जाएंगे। देखिए परागण किसे कहा जाता है, ये आप लिखिए। जैसे आप लोगों को अगर बताना चाहते हो तो पराग कणों का वर्तिकाग्र में पहुँचना क्या कहलाता है, परागण कहलाता है। और स्वपरागण और परपरागण 2 प्रकार से होते हैं। स्वपरागण में क्या होता है, एक ही पुष्प के पौधे उसी पुष्प के परागकण में जब उसी वर्तिकाग्र में पहुँचते हैं तो उसे स्वपरागण कह दिया जाता है। परपरागण में क्या होता है, जब एक ही पुष्प के परागकण किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र में पहुँचते हैं तो उसे परपरागण कहते हैं। तो इस प्रकार से आप इसे जरूर तैयार कर लीजिएगा। है आप इसके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मैं इसको लिखे दे रहा हूँ, कह रहा हूँ कि इम्पॉर्टेंट है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हर बार पूछा जाता है, इस बार भी आपको मिलेगा ज़रूर, 100% मिलेगा। तो इसको ज़रूर तैयार कर लीजिएगा। अगर आपको आंसर ना मिलते हो, आप कहीं ना मिल पा रहे हो, तो आप कमेंट करिएगा, मैं इसकी वीडियो फिर से अलग से बना दूंगा। देखिए आगे बढ़ते हैं हम। कायिक प्रवर्धन किसे कहते हैं,
इसकी विधियों का उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। जो कायिक प्रवर्धन है या कायिक जनन है किसे कहा जाता है, इसकी विधियों का आपको उदाहरण सहित वर्णन करना है, बताना है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए इसमें जितने हम बार बार फिर लिखे दे रहे हैं कि इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो कायिक प्रवर्धन किसे कहा जाए, जिस पौधे की किसी पत्ती जड़ कायिक भाग से, मतलब पत्ती और जड़ इस प्रकार से अगर भागों से आपको अगर इसमें कोई नई संतान की उत्पत्ति की जाती है तो उसे क्या कह दिया जाता है, कायिक प्रवर्धन। इस प्रकार से है, आप इसको जरूर तैयार कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, जो कि मेरी मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखते हैं, मनुष्य में नर जनन तंत्र एवं मादा जनन तंत्र को नामांकित चित्र सहित समझाइए। तो मनुष्य में आप इस चैप्टर में आप कुछ पढ़ो या ना पढ़ो, मैं आपको फिर से सजेशन करूँ, तीन चीज़ें आप जरूर पढ़ लीजिएगा। एक नर जनन तंत्र, एक मादा जनन तंत्र, इसको जरूर आप तैयार कर लीजिएगा चित्र सहित। एक परागण के बारे में आप जरूर पढ़ लीजिएगा। इस चैप्टर के समझ लो मुख्य ज्ञान है ये। आप अगर इनको छोड़ करके जाते हो तो आप समझ लो 10 नंबर आप गंवा कर जा रहे हो। तो इनको जरूर आप तैयार कर लीजिएगा। कुछ तैयार करिए चाहे ना तैयार करिए, लेकिन मनुष्य में नर जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र और परागण वाले चीज़ों को जरूर पढ़ के जाइएगा। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अब फिर से मैं लिख दे रहा हूँ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, समझ लीजिएगा। तो इसको ज़रूर आप तैयार करिएगा। आगे बढ़ते हैं हम। देखिए अगला जो हमारा क्या कि लैंगिक तथा अलैंगिक प्रजनन को समझाइए। तो लैंगिक प्रजनन के बारे में आपको समझाना है और अलैंगिक के बारे में समझाना है, तो आपको ज़रूर समझाना है इसके मतलब इसके बारे में आपको बताना है किस प्रकार इसको लिखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। इम्पॉर्टेंट ये भी बहुत ही प्रश्न है, तो आपसे इस प्रकार से ये पूछे जाएंगे। तो अब अगला जो हमारा बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, परिवार नियोजन से आप क्या समझते हैं, या तो इस प्रकार से पूछ। देखिए अगला जो हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या, लैंगिक तथा अलैंगिक प्रजनन को, तो मतलब इसको बारे में आपको लिखना है, किस प्रकार समझाना है, बहुत ही अच्छी तरीके से लिख दीजिएगा। तो देखिएगा अगला जो हमारा क्या है, परिवार नियोजन से आप क्या समझते हैं। परिवार नियोजन के विभिन्न विधियों का वर्णन कीजिए। तो किस प्रकार से परिवार नियोजित किया जा सकता है, परिवार को छोटा बनाकर आप किस प्रकार खुश रह सकते हैं, इसके बारे में आपको लिखना है। और इसमें तमाम सारी विधियाँ हैं परिवार नियोजन के लिए, उसके बारे में आपको लिखना है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इस आप लिख लीजिए, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट है। आप इसे ज़रूर तैयार करिएगा। इन चैप्टर से ये सारी ज्ञान है, इसकी निचोड़ है। चलिए आगे देखते हैं। मासिक चक्र, आवर्त चक्र या रजोधर्म पर टिप्पणी लिखिए। तो देखिए मासिक चक्र पूछ सकता है, या रजोधर्म के रूप से पूछ सकता है, या तो आवर्त चक्र के रूप में पूछ सकता है, या पीरियड्स के नाम से पूछ सकता है। तो आपको इसके बारे में आपको ज़रूर लिखना। ये हालांकि पुरुषों में नहीं होता है, ये महिलाओं में होता है। जो हर महीने एक महिला इस दर्द से गुजरती है, ये उसके बारे में है कि मासिक चक्र या आवर्त चक्र या रजोधर्म किसे कहते हैं। ये सारे नाम एक ही हैं। इस प्रकार से आपसे पूछ सकता है, या महीना के रूप से इसी प्रकार से पूछ सकता है कि इसे कहा जाता है। तो आपको इसको ज़रूर तैयार करके ले जाना। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न। तो इनको आप ज़रूर तैयार कर लीजिएगा। आपके 10 नंबर ज़रूर पक्के हो जाएंगे इन प्रश्नों को आप तैयार करके जाते हैं। आपको और कहीं कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं। आप इस प्रकार जितने भी चैप्टर्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट साइंस के हैं सभी वीडियो अपलोड कर दी गई हैं। आप देखकर आसानी से तैयारी कर सकते हैं। अभी भी आपके पास बहुत समय है तो तैयारी कर सकते हैं, कोई जल्दीबाजी। इसी प्रकार आप एक बार आप वीडियो देख लेंगे ना तो आसानी से पूरा याद हो जाएगा और आसानी से पेपर आप दे सकते हैं और अच्छे नंबरों से पास हो सकते हैं। तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में सारी चैप्टर्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन हैं उनकी लिंक पड़ी हुई है। आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक को खोलिए, आसानी से देख लीजिए। एक वीडियो को आधे घंटे की 20 मिनट 15 मिनट की है, आसानी से देख भी सकते हैं, जल्दी से तैयार भी कर सकते हैं। तो देखिए अगला इसके बाद जो चैप्टर है उस चैप्टर की वीडियो बहुत ही जल्दी 2 या 3 दिन के अंदर प्रोवाइड करा दी जाएगी। आप तैयार कर लीजिएगा और 22 तारीख से पेपर है, आसानी से आप दे करके अच्छे नंबर से पास हो सकते हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।